नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, आज हम वायुमंडल चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं आप लोग के साथ। इसमें हम लोग देखेंगे कि हमारा वायुमंडल जो है कितने भागों में विभाजित किया गया है, ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में क्या होता है, समताप सीमा क्या है, क्षोभ सीमा क्या है, जेट पवनें कहाँ चलती है, क्षोभ सीमा की ऊंचाई क्या है, हमारा जितना प्रकार का मौसमी घटनाएं हैं वो किस मंडल में घटती है, हमारा वायुमंडल किस मंडल में उड़ता है, रेडियो किरणें कहाँ से परावर्तित होती है। ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों को हम लोग ध्यान में रखते हुए डायग्राम बना दिए हैं और डायग्राम से समझने का प्रयास करेंगे तो एक बेहतर समझ विकसित होगा। सबसे पहले समझना है कि हमारा जो वायुमंडल है उसको 5 भाग में विभाजित किया गया है। पहला आपका है क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्यमंडल, चौथा आयनमंडल और पांचवा बहिर्मंडल। क्षोभ मंडल की ऊंचाई औसतन 13 किलोमीटर होता है, यानी पृथ्वी से लेकर 13 किलोमीटर की ऊंचाई तक औसतन ऊंचाई किसका है? क्षोभ मंडल का। यदि विषुवत रेखा की बात की जाए तो क्षोभ मंडल की ऊंचाई अलग होता है। ध्रुव की बात की जाए तो ध्रुव पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई अलग होता है। ध्रुव पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई लगभग 10 किलोमीटर के आसपास है, जबकि विषुवत रेखा पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई 18 किलोमीटर के आसपास है। अगर औसतन देखा जाए तो क्षोभ मंडल की ऊंचाई लगभग 13 किलोमीटर के आसपास होता है। अच्छा, अब ये ऊंचाई में परिवर्तन क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी के सतह यानी पृथ्वी के वायुमंडल की बात की जाए तो पृथ्वी के वायुमंडल पर अलग अलग जगह का तापमान अलग अलग होता है और तापमान के अनुसार वायुमंडल का विस्तार भी अलग अलग होता है। तो हम लोग जानते हैं कि ध्रुव पर ठंड बहुत होती है, अर्थात वहाँ का तापमान क्या होगा? कम होगा। जब ध्रुव पर ठंड कम पड़ती है तो ध्रुव का तापमान कम होने के कारण वहाँ वायुमंडल का विस्तार कम होता है और विषुवत रेखा पर सूर्य की किरण लंबवत पड़ती है, जिसके कारण वायुमंडल का विस्तार विषुवत रेखा के पास अधिक होता है। इस तरह से विषुवत रेखा पर क्षोभ मंडल का सीमा क्या होगा? अधिक होगा, जबकि ध्रुव पर क्षोभ मंडल की सीमा क्या होता है? कम होता है। औसतन क्षोभ मंडल की सीमा कितना है? तो 13 किलोमीटर, याद रखना है। अब यदि हम बात करें कि क्षोभ मंडल क्या है तो हम लोग देखें डायग्राम में, ये हमारा क्या है? तापमान को इंडिकेट कर रहा है और ये ऊंचाई को इंडिकेट कर रहा है। तो 0 से लेकर के 13 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्षोभ मंडल पाया जाता है। हमारा जितना प्रकार की मौसमी घटनाएं जैसे वर्षा, ओला, तूफान, आंधी, वज्रपात, ये सभी मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती है। उसके बाद हमारा 13 से लेकर के 50 किलोमीटर की ऊंचाई की बात की जाए तो 13 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक समताप मंडल पाया जाता है। समताप मंडल, अब समताप मंडल का मतलब समझते हैं। सम का मतलब हुआ बराबर, ताप का मतलब हुआ तापमान, यानी समान तापमान। समताप मंडल किसे कहेंगे? वैसा मंडल जिसमें तापमान क्या होता है? समान होता है, समताप मंडल कहते हैं। और तापमान समान होने के कारण ही ये वायु उड़ान के लिए क्या पाया जाता है? अनुकूल पाया जाता है। चूँकि जितना मौसमी घटनाएं होती है वो सारा का सारा तो क्षोभ मंडल में होता है, यानी कि समताप मंडल में मौसमी घटनाएं नहीं होती है और साथ ही साथ क्या कि इसका तापमान क्या होता है? समान होता है। अब समताप मंडल की बात की जाए तो इसके ऊपर पाया जाता है हमारा मध्यमंडल, जिसकी ऊंचाई 50 किलोमीटर से लेकर के 80 किलोमीटर तक पाया जाता है। मध्यमंडल के बाद हमारा आयन मंडल है। आयन मंडल की ऊंचाई 80 से लेकर के 640 किलोमीटर की बीच पाया जाता है, लेकिन NCERT जो मानता है वह 80 से लेकर के 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक माना जाता है। NCERT के अनुसार, याद रखते हैं, NCERT के अनुसार ये आयन मंडल है ना, आयन मंडल कितना माना है? 400, यानी कि 80 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई, ये याद रखना है। हालांकि अलग अलग बुक में अलग अलग चीज़ लिखता है, लेकिन ज़्यादा वैल्यूएबल मान क्या है? 80 से लेकर के 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक आयन मंडल पाया जाता है। सभी प्रकार की रेडियो तरंगे का परावर्तन होता है यही आयन मंडल से। ठीक है ना। अब तापमान की बात करें हम तो हम लोग जानते हैं कि जैसे जैसे हम लोग ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं तो तापमान में क्या होगा? कमी होगा।
क्षोभ मंडल की बात की जाए तो क्षोभ मंडल में प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान का कमी होता है। ये एग्जाम का पॉइंट है, इसको याद रखना है कि क्षोभ मंडल में 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कितने ऊंचाई बढ़ने पर होता है, तो 165 मीटर की ऊंचाई जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी होता है। अब थोड़ा सा हम लोग ये डायग्राम समझते हैं कि ये वाला जो लाइन गया है किसका है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये जो लाइन हमारा है ये दर्शा रहा है तापमान को, अर्थात ये ज्यों ज्यों हम लोग ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, ये इधर तापमान में कमी हो रहा है। ये हम लोग पृथ्वी मान लिए, नीचे क्या है पृथ्वी। जनरली औसत तापमान पृथ्वी का 15 से लेकर के 18 डिग्री सेल्सियस है। ये 20 हम ले लिए, 20 से कम, ये 0 डिग्री सेल्सियस। इधर वाला ये दर्शा रहा है क्या कि ज्यों ज्यों इधर आएगा लाइन तापमान में कमी होगा, और ऊंचाई के साथ क्या हो रहा है चलो देखते हैं। ज्यों ज्यों हम लोग ऊंचाई की ओर जा रहे हैं तापमान में क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। अब हम लोग इस लाइन पे पहुंच गए। ये लाइन जो हमारा क्या है, क्षोभ मंडल का अंतिम, और इस एरिया को बोला जाता है क्षोभ सीमा। याद रखना है क्या चीज, क्षोभ सीमा, अर्थात समताप मंडल और क्षोभ मंडल के बीच एक मोटा सा 1 से 1.5 किलोमीटर का एक परत पाया जाता है जिसको हम लोग क्षोभ सीमा कहते हैं। पूछा जाता है यहाँ पे प्रश्न कि जेट पवनें कहाँ चलती है, तो जेट पवनें यही क्षोभ सीमा के आसपास चलती है। याद रखना है जेट पवनें कहाँ चलती है, ये क्षोभ सीमा के आसपास। तो 2 पॉइंट याद रखना है यहाँ पे कि क्षोभ मंडल में 1 डिग्री सेल्सियस तापमान का कमी 165 मीटर ऊंचाई बढ़ने पर, तथा जेट पवनें कहाँ चलती है, क्षोभ सीमा के आसपास। ठीक है, अब क्षोभ सीमा के आसपास तापमान कितना होता है वायुमंडल का, तो -60 डिग्री सेल्सियस। कितना, -60 डिग्री सेल्सियस के आसपास आया। लेकिन यहाँ भी थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट है याद रखना है कि यदि क्षोभ सीमा का तापमान विषुवत रेखा की बात की जाए तो विषुवत रेखा के आसपास यह तापमान आ जाता है 120 डिग्री सेल्सियस माइनस में, जबकि 120 नहीं 80 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस विषुवत रेखा के आसपास। जबकि ध्रुव की बात की जाए तो ध्रुव पर लगभग -45 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान होता है। तो इस पॉइंट पे 3 प्रश्न बन रहा है। पहला क्या कि क्षोभ सीमा के आसपास औसतन तापमान कितना है, तो -60 डिग्री सेल्सियस के आसपास। जबकि विषुवत रेखा के आसपास कितना होता है, तो -80 डिग्री सेल्सियस के आसपास। जबकि ध्रुव के पास कितना, तो -45 डिग्री सेल्सियस के आसपास। अब ये क्षोभ मंडल का तो बात क्लियर हो गया कि क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में क्या होता है, कमी होता है। अब जो ही क्षोभ मंडल के बाद कौन सा मंडल आएगा, समताप मंडल। और समताप मंडल का मतलब क्या कि तापमान समान है। तापमान समान है लगभग 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक यहाँ क्या होता है, तापमान समान होता है। और यही एरिया में हमारा क्या है, वायुमंडल उड़ान भरता है। तो ध्यान रखना है कि वायुमंडल उड़ान किस मंडल में भरता है, तो समताप मंडल में। लिख देते हैं वायुमंडल उड़ान भरता है समताप मंडल में। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। और क्योंकि यहाँ का तापमान समान है और यहाँ पे मौसमी घटनाएं भी नहीं घटता है। ठीक है ना, अर्थात कहने का मतलब यदि कोई हवाई जहाज़ में है तो वर्षा हो रहा है तो हवाई जहाज़ के नीचे से वर्षा होगा। ठीक है, अब इसके बाद देखो 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान समान होता है और धीरे धीरे तापमान क्या होता है, फिर बढ़ना शुरू होता है। अब बढ़ने का मतलब ये नहीं कि 0 डिग्री सेल्सियस से बढ़ेगा। ध्यान रखना है कि यहाँ तक आयन मंडल तक ऊंचाई यानी ऊंचाई की ओर जाने पर हमेशा तापमान कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, लेकिन हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस से कम ही रहेगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखते हैं कि तापमान फिर बढ़ना शुरू होता है
बढ़ता है, बढ़ते चले जाता है, बढ़ते चला जाता है। उसके बाद हम लोग कहाँ आ गए, समताप सीमा, और समताप सीमा के आसपास तापमान लगभग 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो जाता है। तो इस पॉइंट को भी याद रखना है कि समताप सीमा के आसपास तापमान कितना, तो 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास। फिर तापमान क्या होता है, घटता है। फिर मध्य मंडल में थोड़ा सा क्या होता है, समान रहता है, उसके बाद बढ़ता है और बढ़ते चला जाता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमको क्या याद रखना है, पहला कि क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितना, 13 किलोमीटर तक। समताप कितना, 13 से लेकर के 50। मध्य मंडल कितना, अच्छा इसमें ही लिख देते हैं, ये आपका क्या है, समताप मंडल, ये आपका क्या है, मध्य मंडल, ये आपका क्या है, आयन मंडल, और ये आपका क्या है, बहिर्मंडल। इस तरीके से याद रखना है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई 0 से लेकर के 13 किलोमीटर तक, समताप मंडल की ऊंचाई 50 किलोमीटर तक। अब समताप मंडल में फिर थोड़ा सा हम दोहराते हैं कि समताप मंडल वायुमंडल उड़ान के लिए क्या है, अनुकूल है। अब समताप मंडल में ही एक मंडल और है जिसको हम लोग ओजोन परत या ओजोन मंडल के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखना है कि समताप मंडल के अंदर 15 किलोमीटर से लेकर के 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक ओजोन गैस की सघनता बहुत अधिक है, और ओजोन गैस की सघनता अधिक होने के कारण ही इस एरिया को एक नाम दे दिया गया है जिसे हम लोग ओजोन मंडल के नाम से जानते हैं। ओजोन मंडल का कार्य सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरण को रोकता है, जिससे हम लोग सुरक्षित रहते हैं। अगर समताप मंडल में ओजोन मंडल नहीं होता तो सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरण डायरेक्ट हमारे त्वचा पर पड़ता, जिससे हम लोग क्या होता है, त्वचा कैंसर से ग्रसित होते और पृथ्वी पर जीवन जीना संभव नहीं होता है। तो याद रखना है। प्रश्न भी पूछा जाता है कि ओजोन मंडल किस मंडल के अंतर्गत है, तो ओजोन मंडल समताप मंडल के अंतर्गत है। वैसे तो ओजोन गैस की मात्रा 55 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है, याद रखना है, 55 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है, और इससे ऊपर ओजोन गैस नहीं पाया जाता है। लेकिन ओजोन मंडल की बात की जाए तो ओजोन मंडल का क्या होगा, 15 किलोमीटर से लेकर के 35 किलोमीटर। क्यों, क्योंकि ओजोन गैस की सघनता 15 से 35 किलोमीटर के बीच में ही है। ठीक है, अब समझते हैं कि ओजोन मंडल में कहीं कहीं क्या हो गया है कि बोला जाता है कि ओजोन मंडल में छेद हो गया है। तो ये छेद का मतलब क्या है कि कहीं ऊपर से आकर के भूर टाइप का नहीं हुआ है, मतलब छेद का मतलब ओजोन का परत जो है पतला हो गया, और ये सबसे पहले अंटार्कटिका महाद्वीप में देखा गया। ठीक है, अब समझते हैं, हाँ, और ओजोन परत को क्षति पहुंचाने वाला सबसे ज़्यादा कारक है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे हम लोग एयर कंडीशनर में इसका यूज होता है, सेंट वगैरह, फोम वगैरह जो हम लोग यूज करते हैं ये सब में, तो ये सब क्या कर रहा है, हमारा ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रहा है। ओजोन परत की रक्षा के लिए, संरक्षण के लिए एक प्रोटोकॉल हुआ था जिसका नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल याद रखना है। ये लगभग हुआ था 1987, 16 सितंबर 1987 को वियना में एक जगह है मॉन्ट्रियल, वहाँ पे ओजोन परत की संरक्षण के लिए एक बैठक बुलाया गया था। डेट क्या याद रखना है, 16 सितंबर 1987। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, तो ओजोन संरक्षण या CFC की कमी। एक और प्रोटोकॉल है क्योटो प्रोटोकॉल, लेकिन क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध है ग्लोबल वार्मिंग को बचाने के लिए, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम करना है। तो क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध है कार्बन डाइऑक्साइड से, जबकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, ओजोन परत संरक्षण से। तो ध्यान रखना है इतना बात। आगे समताप मंडल के ऊपर आ जाते हैं मध्य मंडल। मध्य मंडल से कुछ एग्जाम में वैसा पूछा नहीं जाता है, केवल याद रखना है 50 से लेकर के 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक मध्य मंडल पाया जाता है। मध्य मंडल के बाद है आयन मंडल। हाँ,
तो आयन मंडल समझना है कि आयन मंडल की ऊंचाई 80 से लेकर के 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है आयन मंडल, लेकिन NCERT ने माना है इसको 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक। आयन मंडल जितना भी प्रकार का रेडियो तरंग है, रेडियो तरंग का परावर्तन होता है आयन मंडल से। अब समझते हैं आयन मंडल में भी 4 लेयर है, जिसको D लेयर, E लेयर और FG में बांटा गया है, ठीक है ना। तो याद रखना है क्या चीज़, D लेयर जो है 80 से लेकर के 96 किलोमीटर के बीच का जो लेयर है वह D लेयर के अंतर्गत आता है, और इससे रेडियो की लंबी एवं निम्न आवृत्ति वाला रेडियो तरंग का परावर्तन होता है। अगर थोड़ा सा, वैसे तो हमारे हिसाब से लगता है ये सब पूछेगा नहीं, लेकिन हाई लेवल का एग्जाम जैसे PCS वगैरह का हो तो ये सब अंदर से उठा करके पूछ देता है। तो समझना है कि आयन मंडल को 4 लेयर में बांटा गया है। कौन कौन सा, D, E, F और G, जिसमें D लेयर की ऊंचाई कितना है 80 से लेकर के 96 किलोमीटर। इससे कैसा रेडियो तरंग का परावर्तन होता है, तो रेडियो की लंबी एवं निम्न आवृत्ति वाला तरंग। उसके बाद आ जाते हैं E लेयर। E लेयर है 96 से लेकर के 114 किलोमीटर की ऊंचाई। यहाँ से जो होता है मध्य तरंगे परावर्तित होती है, साथ ही साथ उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव का प्रकाश का दर्शन होता है। तो ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। अब सवाल पूछेगा, सबसे पहली बात क्या कि उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव का प्रकाश का दर्शन कहाँ होता है, किस मंडल में होता है, तो मंडल आयन मंडल। आयन मंडल का कौन सा लेयर, तो E लेयर में होगा। उसके बाद आ जाते हैं F लेयर। तो 114 से लेकर के 360 किलोमीटर की ऊंचाई तक F लेयर पाया जाता है, और F लेयर से लघु तरंग का परावर्तन होता है। मतलब रेडियो का लघु तरंग का परावर्तन किस लेयर से होता है, F लेयर से। उसके बाद कौन सा है, G लेयर। G लेयर, बाकी जो बचा सारा का सारा सभी प्रकार का रेडियो तरंग का परावर्तन कहाँ से होता है, तो G लेयर से। तो आयन मंडल में याद क्या रखना है, सबसे पहली बात कि रेडियो तरंग का परावर्तन किस मंडल से होता है, आयन मंडल से। अब इसके अंदर यदि प्रश्न पूछ दिया जाए कि रेडियो की लंबी एवं निम्न आवृत्ति वाला तरंग आयन मंडल के किस लेयर से परावर्तित होता है, तो कौन सा होगा, D लेयर से। उसके बाद मध्य तरंगे का परावर्तन कौन सा लेयर से, E लेयर से। साथ ही साथ ये तो जरूर याद रखना है कि उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव के प्रकाश का दर्शन किस लेयर से होता है, आयन मंडल के, तो कौन सा होगा, E लेयर से। लघु रेडियो तरंग का परावर्तन F लेयर से। सभी प्रकार के रेडियो तरंगों का परावर्तन G लेयर से। इसके बाद क्या है, बहिर्मंडल। तो बहिर्मंडल का 640 से लेकर के 1000 और 1000 यानी 640 से लेकर के ऊपर 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक बहिर्मंडल पाया जाता है। तो याद रखना है ये। और इसमें क्या हम लोग पढ़ चुके, सभी। तो एक बार रिवीजन करते हैं फिर से। क्षोमंडल की ऊंचाई कितना, 13 किलोमीटर। विषुवत रेखा पर क्षोमंडल की ऊंचाई कितना, तो लगभग 18 किलोमीटर। ध्रुव पर क्षोमंडल की ऊंचाई कितना, तो 8 से 10 किलोमीटर। समताप मंडल की ऊंचाई कितना, तो 50 किलोमीटर तक। मतलब क्षोमंडल के बाद जो 50 किलोमीटर की ऊंचाई आएगा सब समताप मंडल में आएगा। ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है, समताप मंडल में। वायुयान उड़ान भरता है समताप मंडल में। ओजोन परत की मोटाई कितनी है, तो 15 से लेकर के 35 किलोमीटर के बीच पाया जाता है, ठीक है ना। सभी प्रकार के रेडियो तरंगों का परावर्तन कहाँ होता है, तो G लेयर में या फिर आयन मंडल में कह सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं वायुमंडल आप लोग समझ गए होंगे। एक बार और थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, ये क्या चीज़, तापमान से। तो क्षोमंडल में 1 डिग्री सेल्सियस तापमान का कमी कितने ऊंचाई पर, तो 165 मीटर की ऊंचाई जाने पर होगा। साथ ही साथ जेट पवनें कहाँ चलती है, तो क्षोभ सीमा के आसपास जेट पवनें चलती है। समताप सीमा के आसपास तापमान कितना होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। क्षोभ सीमा के आसपास तापमान कितना होता है, तो -60 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है
और ज़्यादातर प्रयास करना है कि आप स्क्रीनशॉट लेकर के इस पर अध्ययन करें। ठीक है, मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।